हेलो एथलीट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आई होप आप सबकी ट्रेनिंग अच्छे से चल रही होगी। अभी काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि घर पे थोड़ा बहुत काम चल रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली वीडियोस बना पाऊँ। और आज की जो ये वीडियो है ये Q&A वाली वीडियो होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके उन क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस को पूछा था मैंने उन सबको नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पीयूष पुंदिर ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि सर हाउ टू रन लॉन्गर। ये जानना चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा देर तक कैसे दौड़ सकते हैं। जिस भी चीज़ की हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उसी चीज़ में ज़्यादा अच्छे होते रहते हैं, और अगर हमें ज़्यादा देर तक दौड़ना है तो उसके लिए हमें हमारे एरोबिक एनर्जी सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। और एरोबिक एनर्जी सिस्टम को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। हमारा जो एरोबिक सिस्टम रहता है वो सबसे जल्दी एडेप्ट होता है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ या पावर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो उतने जल्दी नहीं बढ़ेगा, उसे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम लोग एक स्प्रिंटर या जंपर है और हमें एक्सप्लोजिवनेस को बढ़ाना है तो वो उतने जल्दी उतने कम टाइम में इंप्रूव नहीं होती है। लेकिन वहीं पे हमारा जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है वो काफ़ी जल्दी अडेप्ट होता है। इसके लिए आप एक अलग से वर्कआउट प्लान बना सकते हो, लेकिन अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन लॉन्ग रनिंग करोगे तो उससे भी ये चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन SR मंधेरी ने पूछा है, और इनने पूछा है कि सर स्लो रनिंग से और स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़्यादा करने से इलास्टिसिटी कम होती है क्या। अब इनका जो इलास्टिसिटी से मतलब है वो मैं थोड़ा क्लियरली समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये टेंडन स्टिफनेस के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग रनिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो टेंडन की स्टिफनेस है उस पर नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ योर इवेंट इन एथलेटिक्स। तो मैं लॉन्ग जंप करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन विनोद ने पूछा है, घुटने के साइड में रनिंग करते हुए दर्द होता है और मैं बिगिनर भी नहीं हूँ। देखो वैसे एथलीट को दर्द तो होते ही हैं, बहुत सारे दर्द तो अपने आप आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई दर्द ऐसा है जो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा है तो फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपके प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, मैं 18 का हूँ, मेरी टाइमिंग 13 सेकेंड है, मैं हार्डवर्क करके कम कर सकता हूँ क्या। देखो हार्डवर्क से तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये चीज़ करनी है और आप उसके लिए वर्क पुट इन करते हो, आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो, आप खाते पीते उसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ ज़रूर हो सकती है। अगर हम लोग कम एज में स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स को तो ज़्यादा एडवांटेज रहता है हमें, लेकिन अगर हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग किसी भी एज में स्टार्ट करके इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पावर को स्पीड में कैसे चेंज करें सर। जो पावर रहती है उसको स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जैसे मेरे अकेडमी में 2 एथलीट हैं और दोनों की जो स्ट्रेंथ और पावर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो 100 kg से पावर क्लीन कर पाते हैं, और उनकी जो ब्रॉड जंप है, ट्रिपल ब्रॉड जंप है, ये भी लगभग बराबर रहती है, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एक की स्पीड ज़्यादा है और वहीं पे दूसरे की स्पीड थोड़ी सी कम है। पावर दोनों में बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी उनके स्पीड के अंदर अंतर क्यों आ रहा है। और जब मैंने थोड़े बहुत उनके टेस्ट करे तो मुझे पता चला कि जिसकी स्पीड कम है वो सिंगल लेग से ज़्यादा पावर नहीं लगा पाता है। मतलब सिंगल लेग से जो जंपिंग वाली एक्सरसाइजेस रहती है उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है। तो अगर आपको अपनी पावर को स्पीड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंगल लेग प्लायोमेट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जैसे कि हॉपिंग, बाउंडिंग या फिर सिंगल लेग बॉक्स जंप, इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन तुषार ने पूछा है, भाई एथलेटिक्स में कौन सी एप्लीकेशन अच्छी रहती है बायोमैकेनिक्स को देखने के लिए। अब इसके लिए मैं मोबाइल में एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है सेकंड्स काउंट, लेकिन ये बहुत सारे नए मोबाइल फोन्स में नहीं चलता है। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप नहीं चलता तो फिर आप लैपटॉप में किनोविया ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी हम लोग हमारी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करके एनालाइज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आर जेनेटिक इज इंपॉर्टेंट टू रन सब 10 इन 100 मीटर। इसका जवाब है हाँ। अगर आपको 100 मीटर 10 सेकंड से कम में करना है तो उसके लिए जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये है, हाउ टू चूज इवेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये कंफ्यूज है कि इन्हें कौन सा इवेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी इवेंट करना है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या आपको वो इवेंट करने में मज़ा आ रहा है। अगर आप किसी इवेंट को करते हुए खुश नहीं होते हो तो फिर आप उसमें ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। जैसे मैं जंप करता था तो बहुत सारे सेशंस ऐसे होते थे जब बहुत ख़राब जंप होती थी, लेकिन भले किसी दिन ख़राब जंप हो रही है लेकिन उस दिन सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ मैंने आज जंप करी। तो वैसे ही अगर आपको कोई इवेंट करने में ज़्यादा खुशी मिलती है, भले आप ख़राब करो या अच्छा करो, आपको वो करके अच्छा लगता है तो फिर आपको वही इवेंट करना चाहिए। और अगर आपको इवेंट ज़बरदस्ती कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस चीज़ में अच्छे हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। हो सकता है धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए, लेकिन आपको वही इवेंट करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन अनिकेत ने पूछा है, कम रेंज में अच्छा स्पाइक कौन सा है सर 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर के लिए। वैसे सबसे कम रेंज में तो निविया के स्पाइक्स ही आते हैं, तो आप ये वाले स्पाइक्स ले सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके इसे खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है स्प्रिंटर अंकित ने, मसल गेन होने से स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। अभी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है।
अगर आपकी मसल बढ़ रही है और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है तो फिर चांसेस है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी सिर्फ मसल्स बढ़ रही है और स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है तो ऐसे केस में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। एक एथलीट के लिए मसल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है स्ट्रेंथ और पावर, और जो स्ट्रेंथ और पावर है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है मसल्स। तो आपको सिर्फ मसल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको मसल्स को बिल्ड करना है और फिर उन मसल्स की क्वालिटी को डेवलप करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावर प्रोड्यूस कर पाए। अब अगला क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कैसे ज्वाइन करते हैं। मेरे हिसाब से इसको ज्वाइन करने का कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब वो खुद ही आपको स्काउट करेंगे। उनका कुछ बेंचमार्क रहते हैं कि अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ही वो आपको अपने एकेडमी में लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, राजीव दीक्षित जी कहते थे रनिंग करने से घुटने खराब हो जाते हैं, क्या ये सही बात है। अब ये राजीव दीक्षित कौन है, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, और ये तो मतलब कोई एकदम इलॉजिकल सी बात है कि दौड़ने से घुटने खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर के वेट ट्रेनिंग में हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो अगर आपको अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले आपको चेक करने की 400 मीटर में आपका वीक पॉइंट क्या है। 400 मीटर के लिए हमें स्पीड एंड्योरेंस की जरूरत होती है। अगर आपकी स्पीड खराब है तो फिर आप हैवी वेट यूज कर सकते हो ताकि उससे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, और स्ट्रेंथ इंप्रूव होने की वजह से आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है और एंड्योरेंस उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत कम वेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे आप ज्यादा रेपिटेशंस करना ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ और पावर की एंड्योरेंस है वो बढ़ जाए। अब अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंटिंग में किस एज तक परफॉर्मेंस बढ़ती है और किस एज के बाद परफॉर्मेंस घटती है। अब ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि अगर आप 23 साल के हो गए तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। मेरे हिसाब से हम लोग 27 से 28 की एज तक इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद भी इंप्रूव करना पॉसिबल है। और जो परफॉर्मेंस कम होने वाली एज है ऐसा भी कोई नंबर नहीं है। अगर आप 25-26 साल की एज में स्पोर्ट्स करना छोड़ दोगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस तभी गिर जाएगी। लेकिन अगर आप 30-31 साल की एज तक भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो हम लोग हमारी परफॉर्मेंस को ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जस्टिन गेटलिन को देख सकते हैं या फिर जेफ एंडरसन को देख सकते हैं। ये एथलीट 30 की एज के बाद भी 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ लेता है, और ये एथलीट भी 30 की एज के बाद भी 8 मीटर जंप कर लेता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बीवी है और कहाँ कहाँ मेडल है। तो ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, तो मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब अगला क्वेश्चन है, शिन पेन से कैसे रिलीफ मिले। अब जो ये शिन पेन है काफ़ी ज़्यादा कॉमन इंजरी है और बहुत सारे लोग आपको कई तरह के नुस्खे बता देंगे कि ये कर लो वो कर लो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको शिन पेन को परमानेंटली सही करना है तो उसके लिए आपको अपने शिन बोन के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करना होगा। आप इस बॉडी पार्ट की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करोगे शिन पेन के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ टू बूस्ट रिकवरी। अभी अकेले रिकवरी से समझ में नहीं आ रहा है ये किस रिकवरी की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग सेट्स के बीच में जो रिकवरी रहती है वो वाली रिकवरी, या फिर एक वर्कआउट के बाद दूसरे वर्कआउट से पहले की जो रिकवरी रहती है, जो दिन वाला पार्ट रहता है उसकी बात कर रहे हैं। आई होप ये वर्कआउट्स के बीच की रिकवरी की बात कर रहे होंगे। तो अगर आपको वो रिकवरी को अच्छा करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, साथ में आप कोल्ड शावर ले सकते हो। डेली आइसिंग करना पॉसिबल नहीं है तो कोल्ड शावर से भी काम चल जाएगा। और एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि अच्छे म्यूजिक सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने से या फिर सुनने से हमारी मेंटल रिकवरी बूस्ट हो जाती है, और अगर हम लोग मेंटली रिकवर जल्दी होते हैं तो फिर फिजिकली रिकवर होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सर आपकी एकेडमी में कैसे आ करते हैं, मतलब ये एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है तो फिर आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो फीस है वो 7000 है पर मंथ, उसमें सब इंक्लूडेड रहेगा, रहना खाना ट्रेनिंग सब। आपको जिम की फैसिलिटी भी मिलेगी, ट्रैक हॉस्टल सब एक ही जगह पे है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, प्रिंस का परफॉर्मेंस अप नहीं हो रही है, क्या करूँ सर। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है तो फिर आपको चेक करना चाहिए कि आप अपने ट्रेनिंग में क्या चीज़ें गलत कर रहे हो और उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब आप कितने ही अच्छे हो जाओ आपको ऐसे लगेगा कि हमें और इम्प्रूव करना है। तो और अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके लिए बस एक ही चीज़ करना है, गलतियों को ढूंढो और उन्हें जल्दी से जल्दी सुधारो। अब अगला क्वेश्चन है, स्पाइक्स गिफ्ट कर दो एक फॉलोअर को। तो ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं ज़रूर एक सब्सक्राइबर को स्पाइक्स गिफ्ट करूँगा। और हाँ, वो निविया वाले स्पाइक्स नहीं रहेंगे, अच्छे स्पाइक्स रहेंगे एडिडास या नाइकी के। अब अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिन खाना यूजफुल है क्या। हाँ, क्रिएटिन यूज़ करने से आपकी स्ट्रेंथ और पावर काफ़ी जल्दी बढ़ सकती है। अगर आपके लिए स्पीड और पावर इंपॉर्टेंट है तो आपको क्रिएटिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, सर अपनी स्ट्रेंथ ग्रो हो रही है ये कैसे पता करें, मतलब इनका मतलब होगा पता करें इन ट्रैक। अगर आपको पता करना है कि आपकी स्ट्रेंथ या पावर स्पीड ये सब चीज़ें इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको 3-4 हफ्तों में एक डीलोड वीक ज़रूर करना चाहिए। जो डीलोड वीक रहता है उसमें हम लोग 1 हफ्ते तक काफ़ी कम वर्कआउट करते हैं, लेकिन हम लोग हमारी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, हम लोग हमारी स्ट्रेंथ पावर स्पीड इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। तो अभी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है, मेरी जो अकेडमी है वहाँ से जो भी फीस आती है
वही एक इनकम का सोर्स है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज पावर इन लेग्स फॉर स्पीड। अगर हमें पावर को इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे कि ब्रॉड जंप, बॉक्स जंप। इसके साथ में हम लोग वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग पावर क्लीन कर सकते हैं, पावर स्नैच कर सकते हैं, हिप थ्रस्ट, स्क्वाट जंप, इन टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहित ने, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन रिहैब कैसे करें। तो अगर हैमस्ट्रिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी चाहिए। पहला है कि उसे थोड़ा स्ट्रेच करें और साथ में उसको स्ट्रेंथन करें। हैमस्ट्रिंग की मसल्स को स्ट्रेच करने से और स्ट्रेंथन करने से हम लोग काफ़ी सारी इंजरी से बच सकते हैं, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि वो किस ग्रेड का टीयर है। अगर कोई छोटी सी इंजरी या छोटा सा स्ट्रेन है तो फिर वो स्ट्रेचिंग करने से और स्ट्रेंथन करने से चला जाएगा, लेकिन अगर एक बड़ी इंजरी है तो फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से पहले बात करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है क्या कोच के बिना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या बिना कोच के हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। और ये करना भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ हद तक। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो आप अकेले वर्कआउट करके भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुकी है तो उसके बाद अगर आपको और इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और ये है सर स्पीड के लिए अपनी फेवरेट एक्सरसाइज बता दीजिए। अब अगर हम लोग इसमें वेट ट्रेनिंग की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पावर क्लीन है, और अगर हम लोग ट्रैक की बात करें तो उसमें जो विकेट ड्रिल्स करते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब अगला क्वेश्चन है लॉन्ग जंप का रनवे कितना लेना चाहिए। इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, या आप अपने स्पीड के हिसाब से ले सकते हो। अगर एक एथलीट है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है तो उसके लिए छोटा रनअप भी चलेगा, लेकिन अगर एक एथलीट है जिसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है तो उसको एक लंबे रनअप की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका जो डिस्टेंस है वो आप ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हो, मतलब आप पहले 5 स्टेप से चेक कर लो, 7 से कर लो, 9 से कर लो, ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप से आप जंप करके देख सकते हो। और जहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी जंप का डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है आप उतना ही रनअप यूज़ करना। फिर अब अगला क्वेश्चन है कैन वी रन सब 10 विथ एवरेज जेनेटिक्स, प्लीज पिक दिस क्वेश्चन। तो एवरेज जेनेटिक्स से 10 से कम में दौड़ना पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई एक चीज़ एवरेज हो रही है तो हमें बाकी चीज़ों में बेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जो तराजू रहता है उसमें अगर एक साइड हम लोग कम करते हैं तो दूसरी साइड ऊपर चले जाती है। अगर हमें बैलेंस करना है तो फिर इस साइड पे कुछ ज़्यादा वेट डालना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। तो ऐसे ही स्प्रिंटिंग में हमारी जेनेटिक्स और हमारा हार्डवर्क इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप जेनेटिक्स को कम कर देते हो तो फिर आपको हार्डवर्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो फिर हो सकता है कि आप 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़ पाओ। और जो वो हार्डवर्क है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, आपकी रिकवरी, आप किस एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हो, आपका कोच कैसा है, आपको इंजरीज होती हैं कि नहीं होती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है एक एथलीट को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जो एक एथलीट है उसे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि जंक फूड उसे ज़्यादा नहीं खाना है, और जो स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब चीज़ें रहती है इनसे भी दूर रहना है। रात में देर तक जागना नहीं है, जल्दी टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे उठना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें एथलीट को नहीं करनी चाहिए, जैसे कि फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। एक एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी डाइट और उसकी किट रहती है, तो आपको अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना भी आना चाहिए। आपको अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेस्ट एथलेटिक कितने टाइम में तैयार होता है। और मेरे हिसाब से इनका मतलब है कि एक अच्छा एथलीट कितने टाइम में बनता है, तो इसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 4-5 साल तक तो अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हो। अब अगला क्वेश्चन है आपकी एकेडमी कहाँ पर है। तो जो एकेडमी है वो भोपाल में लक्ष्मीपति कॉलेज के अंदर है। अगला क्वेश्चन है मोबिलिटी के ऊपर वीडियो कब आएगा सर। तो ये Q&A वाली वीडियो हो गई, इसके बाद एक स्ट्रेंथ वाली वीडियो बना चुका हूँ तो वो अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद मैं मोबिलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इन सीजन इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो कंपटीशन वाला फेज़ रहता है वो कब रहता है। तो जो कंपटीशन वाला फेज़ रहता है ये सितंबर से लेके दिसंबर जनवरी तक रहता है, क्योंकि इसी पार्ट में मेजर नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लॉन्ग जंप टेक ऑफ इम्प्रूव कैसे करें। तो जो लॉन्ग जंप का टेक ऑफ है उस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपको यहाँ पे ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए थे और अभी भी मैं सभी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाया हूँ, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे मैंने उनका जवाब दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और ये नया सेटअप आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।